हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 11th हिंदी आरो है चैप्टर 10 आओ मिलकर बचाएं एक कविता है जिसकी लेखिका है निर्मला पुतुल। उनके द्वारा लिखी गई कविता है। तो इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम जो इसकी कवियत्री हैं निर्मला पुतुल जी, उनका जीवन परिचय जान लेते हैं। तो सबसे पहले निर्मला पुतुल जी का जन्म सन 1972 ईस्वी में झारखंड में हुआ था। यह एक आदिवासी परिवार की लड़की थी। इनका बचपन बहुत संघर्षों में गुजरा था। वैसे तो इनका परिवार शिक्षित था, लेकिन फिर भी इनके परिवार में अकाली की समस्या के कारण इनकी पढ़ाई रुक गई। निर्मला पुतुल जी ने नर्सिंग में डिप्लोमा किया और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने स्नातक की डिग्री भी प्राप्त की। जब निर्मला जी नर्स की ट्रेनिंग ले रही थी, उस दौरान इनका परिचय बाहर की दुनिया से भी हुआ। इन्होंने आदिवासी समाज के अंदर व्याप्त काफी चीजों को देखा। उनके साथ हो रहे अन्याय एवं अत्याचारों को भी करीब से इन्होंने देखा और महसूस किया। उन्हीं बातों को उन्होंने अपने कविता के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। आदिवासी लोग किस तरीके से अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, छोटी छोटी चीजों से समझौता करते हैं, यह सब कुछ उनकी कविताओं में साफ साफ झलकता है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें है पहली नगाड़े की तरह बजते शब्द, दूसरी है अपने घर की तलाश में, तीसरी है फुटेग एक नया विद्रोह है, चौथी है एक बार फिर और अंतिम है आदिवासी स्त्रियां। अब इनकी जो कविता लिखी है आओ मिलकर बचाएं, उस कविता का सारांश क्या है वो देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता आओ मिलकर बचाएं में कवियत्री निर्मला पुतुल जी ने अपनी संस्कृति, अपने झारखंड की सभ्यता को बचाने का आह्वान किया है। शहरी सभ्यता के कारण झारखंड के लोग अपने निजी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं, जिस कारण कवियत्री निर्मला पुतुल जी ने अपने झारखंड को फिर से वापस लाने के लिए लोगों से आग्रह करती हैं कि लोग शहरी सभ्यता की आड़ में ना पलें। झारखंड की संस्कृति में बहुत कुछ व्याप्त है और जब अपनी संस्कृति खूबसूरत हो तो फिर शहरी संस्कृति को अपनाने की क्या जरूरत है। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस संपूर्ण कविता में की गई है। अर्थात जो कवियत्री है निर्मला पुतुल जी, उन्होंने कहा है कि जब हमारे गांव की संस्कृति इतनी अच्छी और स्वस्थ वातावरण है तो उसको छोड़कर हम शहर की ओर क्यों झुके। तो अब कविता की व्याख्या है। पहला पद है अपनी बस्तियों को नंगी होने से शहर की आबो हवा से बचाएं, उसे बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को। हंडिया में अपने चेहरे पर संथाल परगान की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। अब इसकी व्याख्या है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां निर्मला पुतुल जी की द्वारा रचित हैं। यह कविता संथाली भाषा का अनुमोदित रूप है। इस कविता में कवियत्री ने अपने परिवेश की संस्कृति को बचाने का प्रयास किया है और इस कविता में कवियत्री ने शहरी वातावरण का विरोध किया है। उन्हें लगता है कि शहरी वातावरण के कारण उनकी बस्ती का वातावरण बर्बाद हो रहा है और वह अपने बस्ती को शहरी जीवन में परिवर्तित होता नहीं देख पा रही है। इसलिए वह लोगों का आह्वान करती है और कहती है कि हम सबको मिलकर हमारी बस्ती को बचाना चाहिए, क्योंकि यदि एक बार हमारी बस्ती को शहर की हवा लग गई तो हमारी बस्ती पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। शहर के लोग दूसरे लोगों का शोषण करते हैं और यही शोषण की हवा अगर हमारी बस्ती में लग जाए तो हमारी बस्ती में भी कुछ नहीं बचेगा, सभी लोग शोषण के शिकार हो जाएंगे। कवियत्री फिर कहती है कि हम सबको अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए। हम लोग संथाली लोग हैं और संथाल की मिट्टी, संथाल की भाषा हम सबके चेहरे पर साफ साफ झलकना चाहिए। हम उन शहरों के रंग में नहीं बदलने चाहिए, वरना हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। अब कवियत्री प्रस्तुत पंक्तियों में कहना चाहती हैं कि जो हमारी संथाली है, हम लोग संथाल से हैं, हमारी भाषा, हम आदिवासी संथाल लोग हैं, तो हमारी जो मतलब हम लोग शहर में चले जाएंगे तो हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी मिट्टी, उन सब का वे सब उजड़ जाएंगे। इसलिए हमें अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। व्याख्या है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवियत्री निर्मला पुतुल जी ने कहा है कि शहरीकरण के कारण हमारी बस्ती की अवस्था इस कदर हो गई है कि जिस तरीके से शहर के लोग अपने दिनचर्या को सही तरीके से नहीं निभाते हैं, उसी तरीके से
हमारी बस्ती के लोग भी नहीं निभा पा रहे हैं। शहरीकरण के कारण हमारे बस्ती के लोगों का जीवन का उल्लास खत्म होता जा रहा है और उनके मन में जो पहले खुशियां झलकती थी वह अब समाप्त होती जा रही हैं। कवियत्री कहती हैं कि लोगों को प्रयास करना चाहिए कि उनके मन में मौजूद जो उत्साह है, उनका अच्छापन का जो भाव है वह खत्म नहीं होना चाहिए। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट। इसकी व्याख्या है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवियत्री यह बताना चाहती है कि आदिवासी लोगों के जीवन में तीर, धनुष, कुल्हाड़ी इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। फिर कवियत्री कहती हैं कि आदिवासी लोग जंगल, नदी, पर्वत जैसे प्राकृतिक चीजों से जन्म से ही जुड़े हुए होते हैं। वह कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि इन प्राकृतिक चीजों से हमारे बस्ती के लोग दूर हो जाएं, इसलिए वह चाहती हैं कि बस्ती के लोग शहरीकरण के वातावरण में बिल्कुल भी ना ढले। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। उसकी व्याख्या है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवियत्री कहती है कि शहरों में इतनी आबादी बढ़ चुकी है, इतने लोग बढ़ चुके हैं कि वहां पर रहने के लिए घर छोटा होता जा रहा है। वह कहती हैं कि यदि नाचने के लिए लोगों को खुला आंगन चाहिए तो उनको सर्वप्रथम अपनी आबादी पर नियंत्रण करना होगा। संथालियों के अपने गीत होते हैं और शहरी लोग फिल्मी गीत से ज्यादा प्रभावित होते हैं। वह लोगों को अपने गीतों से परिचित करवाना चाहती है, फिल्मी गीतों से नहीं। कवियत्री यह भी कहती है कि शहरों के लोगों में तनाव ज्यादा है क्योंकि वह खुश रहना भूल गए हैं। वे अपने संस्कृति से ऐसा नहीं चाहते। वह चाहती है कि उनके समाज के लोग खुलकर हंसें और तनाव से बिल्कुल मुक्त रहें। कवियत्री इसलिए शहरी वातावरण में नहीं ढलना चाहती है क्योंकि शहर में रहने के लिए घर छोटे होते जा रहे हैं, बच्चों का खेल का मैदान गायब होता जा रहा है, पशुओं के चरने के लिए हरी घास नहीं मिल रही है, उम्र दराज के लोगों को शांत वातावरण नहीं मिल रहा है। वह अपने समाज को, अपनी संस्कृति को बताना चाहती है और इसके लिए वह सबको आगे आकर एक सामूहिक प्रयास करने के लिए आह्वान करती है और कहती है कि अब हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हमें शहर की तरफ झुकाव नहीं करना चाहिए। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। इसकी व्याख्या है, कविता के इस अंतिम छंद में कवियत्री कहती हैं कि आज संपूर्ण विश्व में एक अविश्वास का वातावरण चल रहा है और इस वातावरण में कोई भी किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता है, इसलिए हमें लोगों पर विश्वास करना चाहिए। यदि हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम जिंदगी में कैसे आगे बढ़ेंगे। हम एक की वजह से 10 लोगों को गलत नहीं समझ सकते। हमें अच्छे कार्य करने होंगे और उस कार्य को करने के लिए लोगों पर थोड़ा सा विश्वास भी और उस कार्य को करने के लिए लोगों पर थोड़ा सा विश्वास भी रखना ही होगा। हमें अपने थोड़े से सपनों को बचाना है ताकि हम जो अपने अच्छे भविष्य की कल्पना कर रहे हैं उस कल्पना के अनुसार अपने आप को ढाल सकें। अंततः कवियत्री कहती हैं कि आइए हम सब मिलकर अपने संस्कृति को बचाएं और इस संस्कृति को हम ऐसा बनाएं जिसे देखकर सभी लोग अचंभित हो जाएं और हर एक व्यक्ति हमारी संस्कृति जैसे बनने का प्रयास करे। आइए हम सब अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति जो हमारी धरोहर है उसे बचाएं। तो इसी के साथ आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए, तब तक के लिए अलविदा।